गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को लाइक कर दिया करो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। रुद्र यो वीर योद्धा एपिसोड 65। राजकुमार विश्वरूप अब तक लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। उनका शरीर फिर से पहले की तरह ताकतवर बन चुका था और इस बदलाव ने उनके चेहरे पर अपार खुशी की चमक ला दी थी। राजकुमार विश्वरूप अपने पिता की ओर देखते हुए बोले, पिताजी मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और लगता है कि मेरी शक्ति भी वापस लौट रही है। ये सुनकर महाराज का चेहरा भी खुशी से खिल उठा। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार आपके स्वास्थ्य में सुधार के पीछे वैद्य रुद्र का ही कमाल है। उधर शिवांगी रुद्र के हाथ में दिखाई दे रहे नाग के चिन्ह को देख हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दी उसने रुद्र को छोड़ दिया। वह इस बारे में पूछना तो चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि यह समय ऐसा नहीं है जब इस बारे में सवाल किया जाए। इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। राजकुमार ने अपने पिता की बात सुनी और फिर रुद्र की ओर मुस्कुराते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य रुद्र। आज मैं आपके कारण ही जीवित हूं, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता। ये सुनकर रुद्र भी मुस्कुराए और फिर विश्वरूप की ओर देखकर बोले, राजकुमार आपको इतनी ज्यादा विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी आपकी उम्र का ही एक योद्धा हूं। फिर रुद्र ने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय किया और राजकुमार विश्वरूप के शरीर का निरीक्षण करने लगा। कुछ समय तक ध्यान से निरीक्षण करने के बाद रुद्र की आंखों में एक चमक सी आ गई और वह गंभीर हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजकुमार आपने मेरी बनाई हुई गोली का सेवन किया है। बाहर से आप बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं, लेकिन क्या आपको अपने शरीर में कुछ परिवर्तन महसूस हो रहा है? ये सुनकर राजकुमार और बाकी सभी लोग थोड़े चौंक गए। राजकुमार ने अपने शरीर का निरीक्षण किया, फिर थोड़ी असमंजस भरी नजरों से रुद्र की तरफ देखा और बोला, जी नहीं वैद्य रुद्र, मुझे तो अपने शरीर में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। ये सुनकर रुद्र ने सिर झुका दिया। इधर महाराज की चिंता बढ़ गई, वह रुद्र की बातों से चिंतित हो गए थे। उन्होंने चिंता भरी आवाज में रुद्र से पूछा, वैद्य रुद्र क्या कोई परेशानी है? कहीं राजकुमार विश्वरूप के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा। महाराज, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके लिए एक खुशखबरी है। ये सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा भ्रमित हो गए और रुद्र की ओर अजीब तरीके से देखने लगे। रुद्र ने मुस्कुराते हुए विश्वरूप की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, राजकुमार विश्वरूप के शरीर में मैंने जो गोली दी थी वह अब धीरे धीरे एक शक्ति पत्थर का रूप लेने जा रही है। इसका मतलब यह है कि राजकुमार विश्वरूप के शरीर में जो जहर था वह गोली के द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो चुका है। लेकिन ये कहकर रुद्र एक रहस्यमय मुस्कान के साथ चुप हो गया और सभी की ओर गहरी नजरों से देखने लगा। सभी लोग रुद्र की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रुद्र ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब वह गोली राजकुमार के शरीर में एक नई शक्ति का संचार करेगी। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी और अचंभे के भाव स्पष्ट हो गए। हालांकि कुछ हद तक सभी खुशी भी महसूस कर रहे थे। तभी शिवांगी ने अधीर होते हुए पूछा, वैद्य रुद्र, वह गोली भैया के शरीर में किस प्रकार की शक्ति का संचार करेगी? शिवांगी की अधीरता को देखकर रुद्र मुस्कुराया, फिर उसने आगे बताना शुरू किया, राजकुमारी, क्योंकि उस गोली ने राजकुमार के शरीर से उस जहर को पूरी तरह अवशोषित कर लिया है और इसमें एक दुर्लभ नाग की शक्ति स्टोन का अंश भी मौजूद है, इसीलिए ये गोली अब राजकुमार के शरीर को पूरी तरह से विष प्रतिरोधी बना देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये गोली राजकुमार के शरीर का हिस्सा बनकर एक शक्ति स्टोन के रूप में स्थिर हो जाएगी, जिससे वह जब चाहें युद्ध में अपने शरीर से जहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार को इस पर विश्वास करने में थोड़ी देर लगी। महाराज ने खुशी से पूछा, दोस्त रुद्र, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या राजकुमार के शरीर में सच में ऐसी अद्भुत शक्ति आ गई है? रुद्र मुस्कुराया और बोला, जी महाराज, और महाराज, राजकुमार को ये शक्ति मेरी गोली की वजह से नहीं मिली है। दरअसल बहुत समय तक राजकुमार के शरीर में जहर रहने के कारण उनका शरीर उसे कुछ हद तक स्वीकार कर चुका था, लेकिन साथ ही साथ वह जहर उनकी शक्ति कोश को भी नष्ट कर रहा था। मेरी बनाई हुई गोली ने उस जहर को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है।
चूंकि राजकुमार का शरीर अब उस जहर का आदी हो चुका था, इसलिए मेरी गोली अब उनके शरीर का एक अंग बन चुकी है और इसी कारण उनकी शक्ति भी बदल चुकी है। महाराज और बाकी सभी ने रुद्र के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। महाराज ने फिर रुद्र का धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद दोस्त रुद्र, आज आपकी वजह से न केवल राजकुमार की जान बची बल्कि उसे एक नई और अद्भुत शक्ति भी प्राप्त हुई। राजकुमार ने भी खुशी से रुद्र का आभार व्यक्त किया। फिर महाराज ने रुद्र की तरफ देखा और कहा, दोस्त रुद्र, जैसा कि हमने वादा किया था, आपका पूरा इनाम आपको तुरंत ही मिल जाएगा। राजकुमार विश्वरूप और महाराज के शब्दों से वातावरण में एक गहरी शांति छा गई। सभी लोग रुद्र की ओर देख रहे थे, मानो उन्हें कुछ और सुनने की उम्मीद हो। महाराज ने रुद्र से कहा, जैसा कि मैंने वादा किया था, आपका पुरस्कार तैयार है। रुद्र ने सिर झुकाया और हल्की मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा। महाराज ने अपने हाथों से एक चमचमाती हुई बेहद सुंदर माणिक के आकार की वस्तु निकाली और उसे रुद्र के हाथ में रख दिया। यह एक बर्फीला मोती था जिसका रंग सुनहरा था और उसमें रहस्यमय रूप से नीली आभा भी थी। यह बर्फीला मोती, महाराज ने कहा, आपके साहस और ज्ञान के लिए है। यह मोती किसी भी खतरे से आपको बचा सकता है। अगर कभी आपके जीवन में संकट आए तो यह आपको उसकी चपेट से बाहर निकालने में सक्षम होगा। ये खास तौर पर अग्नि हमलों से आपको बचा सकती है। फिर महाराज ने दूसरी वस्तु निकाली जो एक छोटे से पौधे के रूप में थी। वह पौधा बेहद दुर्लभ और रहस्यमय लग रहा था, जिसके पत्ते स्वर्णिम चमक से दमक रहे थे। महाराज ने पौधे के बारे में विस्तार से बताया, यह आत्मा शक्ति पौधा है। ये पौधा उस व्यक्ति को जीवन में आने वाले किसी भी संकट से निपटने की अद्भुत शक्ति प्रदान करेगा। ये पौधा आपके शरीर और आत्मा को मजबूती देगा और आपके भीतर की सभी छिपी शक्तियों को उभारने में मदद करेगा। और यह आपकी वैद्य स्तर का भीम बनाने में मदद करेगी। रुद्र ने दोनों वस्तुएं हाथ में ली और गहरी नजर से देखा। बर्फीला मोती की चमक और आत्मा शक्ति पौधे की रहस्यमय शक्ति में कुछ ऐसा था जो रुद्र के मन में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। वह मुस्कुराए और फिर महाराज से बोले, महाराज, आप जिस तरह से मुझे इन बहुमूल्य चीजों से सम्मानित कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनका सदुपयोग करूंगा। राजकुमार विश्वरूप ने भी रुद्र से कहा, आपके बिना हम कभी भी यह शक्ति हासिल नहीं कर सकते थे वैद्य रुद्र। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। रुद्र ने धन्यवाद देते हुए कहा, राजकुमार, आपसे ज्यादा विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज ने खुशी से सिर झुका दिया और फिर कहा, रुद्र, हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपकी मदद से आज राजकुमार की जान तो बची ही, अब वह एक नई शक्ति के साथ भी तैयार हैं। हम जानते हैं कि आपके बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। आप हमारे परिवार के सदस्य जैसे हो। रुद्र ने कहा, महाराज, मैं अपना काम करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर महाराज धीरेन्द्र ने रुद्र को रोकते हुए कहा, रुद्र, आप अब कहाँ जा रहे हो? कम से कम रात का भोजन तो हमारे साथ कीजिए। आज जो अद्भुत कार्य आपने किया है उसके बाद आप हमारे मेहमान हैं। कृपया हमारे साथ भोजन करें। आप हमें सम्मान देने का अवसर दीजिए। रुद्र ने थोड़ी देर सोचा और फिर सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन मुझे अपनी कुछ जरूरी बातों के कारण जाना है। फिर भी मैं आपके निमंत्रण का सम्मान करता हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा समय आपके साथ बिता सकता हूं। महाराज धीरेन्द्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपके ऊपर है रुद्र। आप जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन मुझे लगता है कि हमें एक साथ भोजन करना चाहिए ताकि आपके इस कड़ी मेहनत के बाद आपको आराम मिल सके। रुद्र ने फिर से हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है महाराज। मैं आपके साथ भोजन करूंगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। इसके बाद महाराज ने उससे कहा, बहुत अच्छे। अब आप कुछ देर के लिए आराम कर ले, फिर हम साथ में भोजन करेंगे। इतना कहकर उन्होंने एक सेवक को बुलाया। फिर उन्होंने सेवक से कहा, तुम दोस्त रुद्र को उनके कमरे में ले जाओ, ये थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहते हैं। इसे सुनकर उस सेवक ने अपना सर झुकाया और फिर रुद्र को अपने कमरे तक जाने के लिए रास्ता दिखाया। इधर रुद्र भी उस वक्त के पीछे पीछे अपने कमरे में चला गया।
बाकी राजकुमार और महामंत्री भी उसके पीछे पीछे चले गए। शिवांगी ने ये सब देखा और रुद्र के जाने के बाद उसके मन में एक सवाल था जिसे वह अब तक पूछ नहीं सकी थी। वह रुद्र से 5 फन वाला नाग के चिन्ह के बारे में पूछना चाहती थी जो उसके हाथ की कलाई पर उभर आया था। ये चिन्ह उसे रुद्र के साथ बिताए हुए समय में पहले दिखाई दिया था, लेकिन अभी तक उसने इस बारे में पूछने का कोई मौका नहीं पाया था। अब जब रुद्र वहां नहीं था तो उसे लगता था कि शायद ये सही समय है। शिवांगी ने धीरे धीरे महाराज धीरेंद्र की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, पिताजी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। महाराज धीरेंद्र ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, क्या सवाल है बेटी, कहो, तुम्हारा मन जरूर परेशान होगा। शिवांगी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, पिताजी यह जो मेरी कलाई पर 5 फन वाला नाग का चिन्ह है ये क्या है? मुझे रुद्र के साथ उसकी बातों से कुछ ऐसा लगा जैसे चिन्ह का उससे कोई जुड़ाव हो, लेकिन मैंने उससे पूछने का अवसर नहीं पाया। क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? महाराज धीरेंद्र की आंखों में अचानक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और फिर धीमे स्वर में बोलने लगे, लगता है तुम्हें सब बताने का समय आ गया है। फिर उन्होंने आगे कहा, शिवांगी यह चिन्ह तुम्हारी पहचान है और ये तुम्हारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं है बल्कि यह एक प्राचीन भविष्यवाणी का प्रतीक है। शिवांगी हैरान होकर बोली, भविष्यवाणी? पिताजी आप क्या कह रहे हैं? इस चिन्ह का मेरे साथ क्या संबंध है? महाराज धीरेंद्र ने गहरी सांस ली और फिर बोले, बहुत समय पहले एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि हमारे परिवार में एक दिन एक राजकुमारी का जन्म होगा जिसकी कलाई पर 5 फन वाले नाग का चिन्ह होगा। वह राजकुमारी केवल अपनी शक्ति से नहीं बल्कि अपने साहस और हिम्मत से दुनिया का भविष्य बदलने में सक्षम होगी। उस भविष्यवाणी के अनुसार तुम्हारी जन्म कुंडली से यह संकेत मिला था कि तुम ही वह राजकुमारी हो शिवांगी। शिवांगी का दिल धड़कने लगा। उसे ये सब सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। वह बोली, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास कोई अद्भुत शक्ति है? महाराज धीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है जो समय आने पर जागृत होगी। इस चिन्ह का संबंध नागों से भी है और ये तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्तियों का प्रतीक है। ये शक्ति तभी उभर कर सामने आएगी जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। ये केवल तुम्हारा नहीं बल्कि हमारे राज्य का भविष्य भी तय करेगा। शिवांगी ने गहरी सांस ली और अपने हाथ की कलाई की ओर देखा जहां वह 5 फन वाला नाग का चिन्ह था। उसे अब समझ में आ रहा था कि यह चिन्ह केवल एक सामान्य निशान नहीं बल्कि उसके पूरे भविष्य का संकेत था। महाराज धीरेंद्र की बातों से शिवांगी की आंखों में घबराहट और उलझन का मिश्रण था। उसने अपने हाथ की कलाई को देखा जहां 5 फन वाला नाग का चिन्ह चमक रहा था। उसकी सोच में कई सवाल थे लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महाराज ने धीरे से कहा, शिवांगी यह भविष्यवाणी केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन साथी के लिए भी है। शिवांगी चौंकी, जीवन साथी? पिताजी आप क्या कह रहे हैं? महाराज की आंखों में गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, भविष्यवाणी में ये भी कहा गया था कि जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानोगी तब तुम उसे व्यक्ति से विवाह करोगी जो उसी चिन्ह से जुड़ा होगा, वह भी 5 फन वाले नाग का चिन्ह धारण करेगा। तुम्हारी शादी उसी व्यक्ति से होगी और वह इस दुनिया का रक्षक बनेगा। शिवांगी को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसने अविश्वास से अपने पिता की ओर देखा। तो इसका मतलब यह है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी है जिसके पास वही चिन्ह हो? शिवांगी के स्वर में असमंजस था। महाराज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, ये चिन्ह और भविष्यवाणी बहुत पुरानी है और तुम्हारे जीवन के हर मोड़ को निर्धारित करने वाली है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तो तुम दोनों मिलकर एक नई शक्ति का रूप धारण करोगे। उस व्यक्ति की शक्ति से तुम्हारी शक्ति मिलकर इस दुनिया को बचा सकती है। शिवांगी के मन में ये सब समझना मुश्किल हो रहा था। फिर शिवांगी को कुछ याद आया जिसे याद करते ही शिवांगी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने वह पंचमुखी नाग का चिन्ह रुद्र यानी कि रुद्र की कलाई पर देखा था। तभी उसके मन में एक और सवाल उभरा, क्या रुद्र वह व्यक्ति हो सकता है? उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने यह विचार अपने दिल से निकालने की कोशिश की लेकिन फिर भी उसकी सोच रुद्र के आसपास घूमती रही।
महाराज धीरेंद्र ने शिवांगी को शांत किया, बेटी तुम चिंता मत करो। समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की जरूरत है और वही तुम्हारा सबसे बड़ा कदम होगा। क्या है भविष्यवाणी की सच्चाई? क्या होगा आगे? ये जन्नत दिलचस्प होगा। रुद्र यो वीर योद्धा एपिसोड 66। रुद्र की मांग। रात्रि का समय आ चुका था और महल में सन्नाटा था। महाराज धीरेंद्र ने रुद्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया था और अब सभी तैयार थे। महल के भोजन कक्ष में दिए जल रहे थे और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार थे। रुद्र, राजकुमार विश्वरूप और शिवांगी सहित सभी लोग भोजन के लिए एकत्रित हुए। वातावरण में एक हल्की सी उत्सुकता थी, खासकर महाराज के मन में कुछ विचार चल रहे थे जिन्हें वह शांत नहीं कर पा रहे थे। रुद्र कमरे में दाखिल हुआ और सबके साथ बैठकर भोजन करने लगा। शिवांगी ने चुपचाप रुद्र की कलाई की ओर देखा, उसके मन में वही सवाल फिर से उभर आया। उसे अब ये जानने की सख्त आवश्यकता थी कि रुद्र के पास भी 5 फन वाले नाग का चिन्ह है या नहीं। वैसे तो उसने पहले ही रुद्र के हाथ में वह निशान देख लिया था, लेकिन फिर भी वह इस बात का पक्का करना चाहती थी कि उसके हाथ में वही पंचमुखी नाग का निशान है, क्योंकि यह अब उसके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका था। हालांकि रुद्र को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह इस मुद्दे पर कभी ध्यान भी नहीं दे रहा था। भोजन के दौरान महाराज धीरेंद्र को एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है जब उन्हें रुद्र के बारे में कुछ गहरे रहस्यों का पता लगाना चाहिए। वह रुद्र की कलाई पर 5 फन वाले नाग के चिन्ह के बारे में जानना चाहते थे। रुद्र पर शक करने का महाराज के पास एक बहुत ही मजबूत करोना था। रुद्र पर मुझे तब शक हुआ जब रुद्र अपना युद्ध स्तर बढ़ा रहा था, क्योंकि इस समय ही शिवांगी के हाथ पर वह चिन्ह शिवांगी की जन्म के समय के बाद फिर से दिखाई दिया था। और यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन रुद्र को सीधे इस बारे में पूछना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष और गुप्त तरीके की आवश्यकता थी। वातावरण में हलचल थी, लेकिन महाराज की मनोस्थिति कुछ और ही थी। वह रुद्र को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई आंतरिक प्रश्न नहीं था। उन्होंने धीमे से अपने मंत्री को इशारा किया और कुछ ही पल में रुद्र के पास एक साधारण सा पकवान रखा गया। ये पकवान साधारण था, लेकिन इसके अंदर एक गुप्त तत्व था। यह एक विशेष औषधि से बना था जिसे महाराज ने खुद अपने युगल विद्वानों से तैयार करवाया था। ये औषधि विशेष रूप से रुद्र जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों के शरीर पर प्रभाव डाल सकती थी, जिससे उनके शरीर में छुपी शक्तियां प्रकट हो सकती थीं। महाराज ने ये जानबूझकर रुद्र के सामने रखा था ताकि जब वह इसे खाए तो उसके शरीर की प्रतिक्रियाओं से उन्हें कुछ संकेत मिल सके। रुद्र ने भोजन की ओर बढ़ते हुए महाराज को धन्यवाद दिया और बिना किसी शक के उस पकवान का स्वाद लिया। खाना खाते वक्त रुद्र को कुछ अजीब सा तो महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे तो वह एक वैद्य था, लेकिन था तो वह एक 13 से 14 साल का बच्चा ही। पहले ही उसके पास अनंत ज्ञान हो, लेकिन उसके पास अभी भी अनुभव की कमी तो थी ही। जैसे ही रुद्र ने उसे खाया, महाराज की आंखें सजग हो गईं। वह ध्यान से रुद्र के शरीर के हर हरकत और प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करने लगे। ये औषधि शरीर में कुछ समय बाद हल्के परिवर्तन लाती थी, जो महाराज के गुप्त ज्ञान से संबंधित था। कुछ मिनटों में रुद्र की कलाई में हल्की सी जलन का एहसास हुआ और वह थोड़े असमंजस में दिखे। महाराज की आंखों में एक चमक आई। ये वही संकेत था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने बिना किसी हड़बड़ी के रुद्र से पूछा, कैसा लग रहा है रुद्र, क्या तुम्हें खाना अच्छा लगा? रुद्र ने सिर हिलाया, महाराज मुझे ये खाना बहुत ही पसंद है आया। लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसके कलाई में जलन हो रहा है। महाराज ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया। इस पर महाराज ने धीरे धीरे रुद्र की कलाई की ओर देखा और वहां पर हल्की सी चमक महसूस हुई। ये वही संकेत था जिसे उन्होंने ढूंढा था। एक छोटा सा नाग का चिन्ह अब कलाई पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। महाराज ने अपने अंदर की प्रसन्नता को छिपाते हुए रुद्र से उसकी कलाई पर इशारा करते हुए कहा, रुद्र लगता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। रुद्र ने अपनी कलाई को देखा और थोड़ी हैरानी के साथ मन ही मन कहा, अरे ये क्या है? और यह मेरी कलाई पर कैसे आया? कल तक तो यह मेरी कलाई पर नहीं था।
तो फिर आप यहाँ कैसे? रुद्र ने चुपचाप सिर झुका दिया और सभी लोग भोजन में व्यस्त हो गए। शिवांगी की आंखों में अभी भी वही सवाल था। वह ये जानने के लिए बेचैन थी कि रुद्र के पास भी वही चिन्ह था या नहीं। लेकिन जब उसने वह चिन्ह रुद्र के हाथ में देखा तब उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। और वह हैरानी के साथ रुद्राक्ष को देखने लगी। भोजन के बाद रुद्र ने उठते हुए कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है महाराज। मुझे अब जाना होगा। महाराज ने उसे जाते हुए देखा और कहा, रुद्र, हमें बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे साथ भोजन पर आए। जब भी तुम्हें हमारी आवश्यकता हो हम हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हैं। रुद्र ने सिर झुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन शिवांगी की निगाहें उसे पीछे से देख रही थीं और वह चुपचाप अपने मन में यह सवाल दोहराती जा रही थी, क्या रुद्र ही वही व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में भविष्यवाणी थी? रुद्र ने सिर झुकाकर बाहर कदम रखा और धीरे धीरे महल से बाहर निकल गया। रात्रि का समय था और महल की दीवारों पर चांदनी की हल्की रोशनी पड़ रही थी। महल में सन्नाटा था और इस शांति के बीच रुद्र चुपचाप महल में दाखिल हुआ। वह जानता था कि आज की रात उसे एक महत्वपूर्ण कदम उठाना था। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह अपनी कमरे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक गहरी सोच थी और वह मन ही मन तैयारी कर रहा था। ध्रुव महल के एक अलग कमरे में ठहरा हुआ था। रुद्र ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे आज कुछ अलग करना था। रुद्र ने अपने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठकर गहरी सांस ली। वह जानता था कि आज का दिन बहुत अहम है और उसे पूरी तरह से तैयार रहना था। अगली सुबह हुई और सूरज की किरणें महल के आंगन में फैलने लगीं। रुद्र ने खिड़की से बाहर झांका और फिर खुद को तैयार करने में लग गया। वह जानता था कि उसे जल्दी से महाराज से मिलकर कुछ महत्वपूर्ण बातें करनी हैं। ध्रुव को देखकर रुद्र ने धीरे से कहा, ध्रुव, मैं कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूं। जिस पर ध्रुव ने भी अपना सर हम हिला दिया। रुद्र ने बिना किसी और बात के महल के अभ्यास स्थल की ओर कदम बढ़ाए। महापुर शिवांगी अपने अभ्यास कर रही थी। रुद्र ने उसके पास जाकर कहा, शिवांगी, क्या तुम महाराज से मिला सकती हो? मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। पहले तो शिवांगी थोड़ा चौंक गई पर फिर उसने उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हें मिलवा सकती हूँ। लेकिन ये तो बताओ कि तुम पिताजी से क्यों मिलना चाहते हो? जिस पर रुद्र बोला, शिवांगी, मैं तुम्हें अभी यह सब नहीं बता सकता। मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। रुद्र की बात सुनकर शिवांगी भी अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर शिवांगी ने रुद्र से कहा, ठीक है, चलो मेरे साथ। इतना कहकर बुला आगे बढ़ने लगी। रुद्र ने बिना किसी देरी के अपना सिर हिलाते हुए महल में प्रवेश किया और महाराज धीरेंद्र के कक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही रुद्र ने दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा महाराज एक कुर्सी पर बैठे कुछ दस्तावेजों की जांच कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने शिवांगी और रुद्र दोनों को अपनी तरफ बातों को देखा तब उनके चेहरे पर पहले तो आसमान जिसका भाव था, लेकिन फिर वह सामान्य हो गए और दोनों को अंदर बुला लिया। आओ रुद्र, बैठो, महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद महाराज, रुद्र ने कहा और फिर कुर्सी पर बैठते हुए अपने विचारों को व्यवस्थित करने लगा। शिवांगी भी वहीं पर एक और कुर्सी पर बैठ गई, जिसे देखकर रुद्र थोड़ा असहज हो गया। रुद्राक्ष को आशय होता देख महाराज समझ गए कि यह किसकी वजह से हो रहा है। इसलिए उन्होंने शिवांगी को वहां से जान खाली सर कर दिया, जिसे देखकर शिवांगी थोड़ी ना कुछ तो दिख रही थी लेकिन फिर भी वह वहां से चली गई। क्या बात है रुद्र, तुम बहुत गंभीर नजर आ रहे हो, महाराज ने पूछा। क्या तुम कुछ चिंतित हो? रुद्र ने गहरी सांस ली और फिर धीरे से कहा, मुझे महाराज कुछ जरूरी चीजें चाहिए। वह वादा जो आपने मुझे किया था वह अब पूरा होने का वक्त आ गया है। महाराज ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते हो कि तुम्हें जो चाहिए वह सब मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। रुद्र ने पूरी विनम्रता से कहा, मुझे महंत प्रदेश जाने से पहले कुछ विशेष संसाधन चाहिए। रुद्र की बातें सुनकर महाराज थोड़ा हैरान दिखने लगे। हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र कहना क्या चाहता है।
उनको ये समझ में नहीं आ रहा था क्यों उन्होंने तो पहले से ही रुद्र और ध्रुव को वह सभी चीजें प्रदान की है जो कि उनके युद्ध स्तर को बढ़ा सकती है, तो फिर अब रुद्र को और क्या चाहिए होगा, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। महाराज धीरेंद्र ने रुद्र की बातों पर ध्यान से विचार किया। उनकी आंखों में एक हल्की सी असमंजस की झलक थी, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए पूछा, रुद्र, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे पास कोई योजना है। तुम महंत प्रदेश जाने से पहले क्या विशेष संसाधन चाहते हो? रुद्र ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, महाराज, मुझे महंत प्रदेश जाने से पहले कुछ विशेष संसाधन चाहिए, और उन संसाधनों में एक महत्वपूर्ण चीज है। मुझे लड़ने के लिए हर सप्ताह एक दूसरे श्रेणी का जानवर चाहिए। महाराज धीरेंद्र यह सुनकर चौंक गए। उनका चेहरा ताजगी और विस्मय से भर गया। वह कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से पूछा, रुद्र, तुम क्या कह रहे हो? हर सप्ताह एक दूसरे श्रेणी का जानवर? तुम जानते हो कि यह कोई सामान्य मांग नहीं है। ये जानवर अत्यधिक खतरनाक और ताकतवर होते हैं। क्या तुम वाकई उन जानवरों को संभाल सकते हो? रुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि यह कठिन कार्य है, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता है। महंत प्रदेश के रास्ते में मुझे कई बाधाओं का सामना करना होगा और एक दूसरे श्रेणी के जानवरों के साथ मेरी शक्ति और कौशल में इजाफा होगा। यह मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। महाराज कुछ समय तक सोचते रहे। उनकी आंखों में विचारों की लहरें दौड़ रही थीं। वह जानते थे कि रुद्र का प्रस्ताव गंभीर है और इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ रहा था कि अगर रुद्र ने इस तरह की मांग की है तो यह उसे उसकी यात्रा में मदद करने के लिए जरूरी हो सकता है। तुम ठीक कह रहे हो रुद्र, महाराज ने अंततः कहा, लेकिन तुम्हारी मांग में एक बड़ी चुनौती है। ये जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। मैं समझता हूं कि यह एक जोखिम भरा कदम है, लेकिन यह मेरे रास्ते का हिस्सा है। मुझे भरोसा है कि आप मेरी मदद करेंगे। महाराज ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है रुद्र, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो मैं तुम्हें हर सप्ताह एक दूसरे श्रेणी का जानवर प्रदान करूंगा। रुद्र की आंखों में एक चमक आ गई। ये वही पल था जिसे वह इतनी मेहनत से हासिल करने की कोशिश कर रहा था। महाराज के इस निर्णय ने उसे एक कदम और अपने उद्देश्य के करीब पहुंचा दिया। धन्यवाद महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं इन जानवरों के साथ अपना युद्ध स्तर और तकनीक को मजबूत करने की पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने कृतज्ञता से कहा। महाराज ने उसे गंभीरता से देखा और फिर मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो रुद्र। अब तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रखो तुम्हारा रास्ता बहुत कठिन होगा। रुद्र ने सिर झुका दिया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। धन्यवाद। इस पर महाराज ने अपनी आंखों में एक नई चिंता का संकेत देखा। वह जानते थे कि रुद्र का लक्ष्य बहुत बड़ा है और इस रास्ते पर चलते हुए उसे कई और जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। फिर भी उन्होंने निर्णय लिया कि वह रुद्र के साथ हैं और उनकी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। रुद्र जानता था कि महाराज यूं ही तो उसके पास कोई दूसरे स्तर का जानवर नहीं भेजेंगे, और फिर वह ये भी तो नहीं कर सकता था कि वह उन जानवरों को मारकर उनसे अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। दरअसल रुद्र पहले से ही जानता था कि 17 राज्यों की लड़ाई में उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर योद्धा अवश्य होंगे और इसी वजह से वह जल्द से जल्द अपने युद्ध स्तर को बढ़ाना चाहता था। रुद्र के पास एक ऐसी काबिलियत थी कि वह किसी भी हथियार या फिर जानवरों को अपनी ड्रैगन की युद्ध आत्मा की सहायता से निगलकर अपनी शक्तियां बढ़ा सकता था। ये रुद्र के लिए अपना शक्ति स्तर बढ़ाने का सबसे आसान और तेज तरीका था। रुद्र को महाराज से कोई हथियार मांगने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे यह भलीभांति ज्ञात था कि अगर वह हथियार मांगता तो शायद उसे उन हथियारों को लौटाना पड़ता, और रुद्र ये कतई नहीं कर सकता था। इसलिए अब उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा था और वह था दूसरे स्तर का जानवर। इससे रुद्र को दोहरा फायदा था। एक तो उसकी युद्ध तकनीक का अभ्यास हो जाता और दूसरा उन जानवरों को ड्रैगन युद्ध आत्मा के जरिए निगलकर रुद्र अपना युद्ध स्तर भी बढ़ा सकता था। हालांकि रुद्र को यह भी भलीभांति समझ था कि यह रास्ता इतना आसान नहीं था।
सबसे पहले तो रुद्र को उस दूसरे स्तर की जानवर को मारना पड़ेगा और इसमें शायद रुद्र की जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन उसकी इच्छाशक्ति और साहस ने उसे यह चुनौती स्वीकारने का साहस दिया। वह जानता था कि युद्ध में उसकी सफलता उसके भीतर छिपी अनजानी शक्तियों को जागृत करने में ही छिपी थी। इसलिए उसने महाराज के सामने यह मांग रखी जो उसके भविष्य का निर्धारण करने वाली थी। क्या रुद्र का ये निर्णय सही है? क्या रुद्र जानवरों के जरिए सच में अपना युद्ध स्तर तेजी से बढ़ा पाएगा?